नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का साइंस का मॉडल पेपर फर्स्ट। और इसके बाद में मैं उम्मीद करूंगा कि और भी कुछ मॉडल पेपर्स मैं लेकर के आऊँगा जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो सके, आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो ये फर्स्ट मॉडल पेपर है साइंस का। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने इसमें रखा हुआ है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। आपको बताना है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक आपको बताना है। तो इसमें कूलाम है, एम्पियर है, सेकेंड है, वोल्ट है। तो आप सब जानते होंगे कि विद्युत धारा, जिसको आई से हम डिनोट करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है, कूलाम नहीं होता। क्योंकि कूलाम किसका होता है, कूलाम आवेश का होता है। जब भी हम बात करेंगे आवेश के बारे में तो हम कूलाम की बात करेंगे, ठीक है। तो एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों एवं जंतुओं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। पौधों एवं जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी क्या है, मतलब जो कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच, वो एक्चुअली क्या है। तो आपको बताना है वायरस है, या अमीबा है, या यूग्लिना है, या क्लेमाइडोमोनास है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना इसका आंसर सही क्या है। तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने बाकी वीडियोस जो मैंने अपलोड करे आपने देखे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साइंस की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है और उसमें मैक्सिमम चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल कंप्लीट मैं कर दूँ, आपके एग्ज़ाम से पहले पहले मैं कंप्लीट कर दूँ उन चैप्टर्स को भी। तो आप लोग ज़रूर देखें साइंस की पूरी प्लेलिस्ट और नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज़ करें, बिकॉज आपके कई क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व होने वाले हैं, बनने वाले हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, वायरस की अगर बात करें, वायरस का मतलब हिंदी में विषाणु होता है। विषाणु का मतलब क्या होता है, विषाणु, इसका मतलब होता है विष का अणु। विष अगर इसको संविच्छेद करेंगे तो विष प्लस अणु बनेगा, जिसका मतलब विष का अणु। तो वायरस एक्चुअली क्या होते हैं, विष के अणु होते हैं। यानी जब भी हमें वायरस से इन्फेक्शन होगा तो हमारे बॉडी के अंदर पॉइजन्स बनना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें संक्रमण धीरे धीरे, ऊतकों में संक्रमण धीरे धीरे फैल जाता है, और फिर हमारी बॉडी उससे फाइट करने के लिए WBC पूरा योगदान देती है। तो ये है कि एक्चुअली वायरस क्या होता है। वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस क्या होता है, ये जीवित और मृत, हम सब जानते हैं कि वायरस क्या होते हैं, जीवित और मृत के बीच की कड़ी होते हैं। इसका मतलब कि वायरस अगर कोशिका से, अगर जीवित कोशिका के शरीर से बाहर है, अगर वायरस जीवित कोशिका से बाहर है तो वो मृत होता है, और जैसे ही वो किसी भी कोशिका के भीतर प्रवेश करता है वो जीवित हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि वायरस क्या होता है, जीवित और मृत के बीच की कड़ी होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है, तो इसका सही आंसर है यूग्लिना। क्यों, क्योंकि यूग्लिना के अंदर दो कैरेक्टर होते हैं, एक होता है प्लांट्स का कैरेक्टर, एक होता है एनिमल्स का कैरेक्टर। और वो क्या है, हम सब जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां हरी होती हैं और वो सूरज की रोशनी में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इसका मतलब कि पौधों में कोई खास चीज़ होनी चाहिए, और वो खास चीज़ क्या होती है, क्लोरोफिल। तो पौधों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक, हरित वर्णक होता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पूरी की पूरी एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, जिससे पौधा अपना भोजन पकाता है। ये सेम चीज़, यानी जो क्लोरोफिल है, ये यूग्लिना में होता है, तो प्लांट्स की भांति होता है, जो प्लांट का करेक्टर है। दूसरा है एनिमल्स में अगर बात की जाए, तो एनिमल्स की जो आउटर कवरिंग होती है, कुछ एनिमल्स की आउटर कवरिंग यानी बाहर का जो खोल होता है वो पेल्किल का बना होता है, पेल्किल का बना होता है। तो इसीलिए ये जो बिहेव करता है यूग्लिना एज अ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। और हम सब जानते हैं कि जो अमीबा है और जो यूग्लिना है, ये दोनों कौन से संघ में शामिल हैं, तो इसका संघ है प्रोटोजोआ, ठीक है। इसका संघ क्या है, प्रोटोजोआ इसका संघ है। तो अगर आपसे पूछे कि अमीबा का संघ क्या है, तो आप लोग क्या करके आएंगे, प्रोटोजोआ। और अगर हम बात करें क्लेमाइडोमोनास के बारे में, तो ये
एक प्रकार का शैवाल की कैटेगरी में आता है। शैवाल का मतलब होता है एल्गी, एक प्रकार की एल्गी की कैटेगरी में ये शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा, यूग्लिना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वायुमंडलीय यानी वायुमंडल में गैसीय संतुलन बनता है किसके द्वारा? आपको बताना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे हम रहते हैं और जहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे जो एनिमल्स हैं वो रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे पनप रहे हैं, तो पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वायुमंडल बना हुआ है, इसमें जो गैसेस हैं इसका संतुलन कैसे होता है? तो संतुलन करने में क्या उत्पादक, उत्पादक का मतलब होता है प्रोड्यूसर, क्या प्रोड्यूसर योगदान करते हैं? और इसका मतलब होता है प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर, प्लांट्स उत्पादक होते हैं। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन है उत्पादक और उपभोक्ता, इसका मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। फिर बाकी के ऑप्शन देखते हैं, अपघटक यानी डिकम्पोज़र, और फिर होता है डी यानी उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर और अपघटक डिकम्पोज़र। तो क्या तीनों ही इसका आंसर सही होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में जो गैसीय संतुलन होता है उसको उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों ही द्वारा बैलेंस किया जाता है। कैसे करते हैं थोड़ा सा समझते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, हम सब जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो CO2 को यूज़ करते हैं, और CO2 को छोड़ता कौन है? CO2 को छोड़ते हैं उपभोक्ता। तो जितने भी उपभोक्ता हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं? CO2 को छोड़ते हैं वायुमंडल में, और उसी CO2 को पौधे यूज़ कर लेते हैं। और फिर पौधे क्या छोड़ते हैं? पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन को, और फिर ये जो ऑक्सीजन है इसका उपयोग कौन करता है? इसका उपयोग उपभोक्ता करता है। ठीक है। उसके बाद जब भी कोई बॉडी, कोई भी व्यक्ति मर जाता है, कोई प्लांट अगर डेड हो गया है, तो उसकी बॉडी में फिर जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, डिकम्पोज करते हैं, फिर गैसेस को, कुछ नाइट्रोजन गैस है, फिर ऐसी बहुत सी गैसेस को एमिट करते हैं, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस का बैलेंस है वो बना। अगर इसमें से कोई एक चीज़ गड़बड़ हो जाए, यानी अगर इसमें से उत्पादक ही ना रहें, तो एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म हो जाएगी, तो जो गैसीय संतुलन है बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है? संक्षारण का मतलब होता है कि जब भी कोई वस्तु, कोई धातु की बनी हुई वस्तु अगर खुले एटमॉस्फेयर में रखी हुई है, खुले वायुमंडल में रखी हुई है, तो उससे होता क्या है? वायुमंडल में नमी होती है, ठीक है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस होती है। तो नमी से H2O मिलता है और ऑक्सीजन गैस मिल करके उस धातु के ऊपर क्रिया करते हैं, जिससे उस धातु में संक्षारण स्टार्ट हो जाता है, संक्षारण की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी ऐसी वस्तु जिसमें संक्षारण जो है हो सकता है, आपको इसमें ये बताना है, संक्षारण हो सकता है। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है लकड़ी की मेज। क्या लकड़ी की मेज में, अगर लकड़ी की मेज बाहर रखी हुई है तो क्या वो संक्षारण उसका हो जाएगा? तो गलत है, लकड़ी में संक्षारण नहीं होता है। फिर है स्टील की कुर्सी। स्टील का मतलब क्या? एलॉय, एक ये मिश्र धातु होती है, और हमने पढ़ा है कि जितने भी मिश्र धातुएं होती हैं जो दो धातुओं को मिलाने से बनती हैं, उनमें संक्षारण नहीं होता है। फिर है सी, खुले स्थानों पर रखी लोहे की कील। अगर किसी खुले स्थान पर लोहे की कील रखी हुई है तो डेफिनेटली है कि उसमें धीरे धीरे क्या होगा? जंग लगेगा, और उसी को हम कहते हैं संक्षारण, यानी उसमें नमी और ऑक्सीजन आकर रिएक्शन करेंगे और उसके उपरांत उसमें जंग लगेगा, और जंग लगने के उपरांत धीरे धीरे जो कील होगी वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही होगी, ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और डी जो ऑप्शन है वो है लेपित लोहे की छड़। अगर हम किसी भी लोहे की छड़ के ऊपर तेल आरोपित कर देते हैं तो उससे भी संक्षारण नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है? तो फिर खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़ संक्षारित हो सकती है, तो इसका आंसर है सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है बॉक्साइट। जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है? सोडियम का, लोहे का, एल्युमिनियम का या कॉपर का? तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है,
चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पूरे वीडियोस बने हुए हैं मेटल धातुओं के बारे में, उसमें हमने बात की थी अयस्क के बारे में कि किस तरीके से अयस्क एक्चुअली होता क्या है, तो सब कुछ डिस्कस किया जा चुका है। तो आप लोग ज़रूर जा कर के उन वीडियोस को देखें, उनसे आपके बहुत डाउट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है ये जो है किसका? बॉक्साइट का, अयस्क है। अब यहाँ पे बाकी के सोडियम, लोहा, कॉपर, इनके भी अपने अयस्क होते हैं, क्योंकि ये धातुएं जो होती हमको मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं होते। ऐसा नहीं होता है कि हमने ज़मीन खोदी और हमको धातु मिल गई, सोडियम या फिर लोहा या कॉपर मिल गया, ऐसा नहीं होता है। हमको धातुएं अयस्क के रूप में प्राप्त होती हैं और फिर हम अयस्क का क्या करते हैं? अयस्क का हम उसमें से धातुओं को निकालते हैं, यानी अयस्क से हम कुछ विशेष प्रक्रिया के द्वारा हम धातुओं को उसमें से निष्कासित करते हैं और फिर हम उसको अपना जो भी उपयोग में लेके आते हैं। हमारे छतों में सरिया पड़ती है, लोहे की बनी होती है, हम उसको अयस्क से ही प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार की धातुओं को अयस्क से प्राप्त करते हैं और उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो आप लोग ज़रूर जा कर के उन वीडियोज़ को चेक करें, देखें, जिसमें मैंने सारी डिटेल में बात करी है अयस्क के बारे में, डिफरेंस क्या होता है अयस्क में और मिश्र धातु में, सब कुछ बताया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ तक हमने बात करी है वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में, और अब बात आने वाली है जो अति लघुत्तरी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम डिस्कस कर रहे हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि पिग आयरन किसे कहते हैं? ये पिग आयरन, जिसको हम कच्चा लोहा कहते हैं, ये क्या होता है? तो आपको अगर जो भी जानकारी प्राप्त है, जितने शब्दों में आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सटीक आंसर देने का प्रयास किया है। तो पिग आयरन किसे कहते हैं, आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे आप। ठीक है, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा जो होता है, यानी जो लोहा वात्या भट्टी से प्राप्त होता है, उससे कच्चा लोहा या पिग आयरन हम कहते हैं। सबसे खास बात इसमें ये होती है कि इसमें सबसे अधिक मात्रा में लगभग 93% के आसपास तो लोहा होता है, लेकिन उसके अलावा फिर जो सेकेंड लार्जेस्ट है, यानी जो दूसरा सबसे ज़्यादा अमाउंट है, वो है 4 से 5% के आसपास कार्बन का, और फिर बाकी से सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियाँ इसमें उपस्थित होती हैं। तो ऐसे लोहे को हम बोलते हैं पिग आयरन। अब इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? थोड़ी सी अगर बात करें कि इसके कारण, ठीक है, इसका गलनांक जो होता है, मतलब जो इसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं उसकी वजह से इसका जो गलनांक होता है वो मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है, अतः यह भंगुर होता है। मतलब ज़्यादा ये मजबूत, स्ट्रांग नहीं होता है, ये भंगुर होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, तभी ये भंगुर होता है। अगर बात करें इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका जो उपयोग है वो पाइप, स्टोरेज की टंकी, ठीक है, जिसमें हम कोई भी चीज़ रखते हैं, तथा नहाने वाले जो टब होते हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग नहाते हैं, घर में जो टब बनवाते हैं, तो वो टब भी इसी का कच्चा लोहा का बना होता है। कूड़ादान जो होता है, ठीक है, तो आदि चीज़ों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पिग आयरन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, निस्तापन क्या है, यानी कैल्सिनेशन क्या होता है। तो आपको बताना है निस्तापन क्या है, कैल्सिनेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अयस्क होते हैं, अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे, यानी मेल्टिंग पॉइंट से नीचे अगर हम गर्म करेंगे तो हमको धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, धातु ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम निस्तापन कहते हैं। तो आप सिंपल ध्यान रखेंगे कि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। बहुत ही सिंपल छोटी सी परिभाषा है, यही आप लिख के आएंगे अगर पेपर में क्वेश्चन आता है। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे लेड कार्बोनेट, जिसको PbCO3 कहते हैं, ठीक है, लेड कार्बोनेट युक्त अयस्क अगर कोई है तो उसको गर्म करने पर लेड कार्बोनेट लेड ऑक्साइड में परिवर्तन उसका हो जाता है। तो हम इस तरीके से एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 6, 7 डिस्कस कर लिया है, निस्तापन की बात कर ली है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, तो इसको डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विद्युत धारा के चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव लिखिए। आपको इसमें इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक एज वेल एज केमिकल जो इफेक्ट होते हैं वो आपको इसमें लिखना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो एक्चुअली होता क्या है। देखिए, किसी चालक में
धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक सर्किट है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम विद्युत धारा का चुंबकीय जो है प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, यहाँ पे गलत है, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो आप बिल्कुल आसानी से इसको ध्यान रखेंगे कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल ध्यान रखेंगे। अगर अब बात करें कि रासायनिक प्रभाव क्या होता है, ये उससे भी आसान है। जैसे कुछ द्रवों में ऐसे बहुत से लिक्विड्स होते हैं, कुछ द्रव जैसे सॉल्ट होता है, नमक होता है, ठीक है, नमक का घोल होता है, या फिर एसिड्स होते हैं, या बेस होते हैं, क्षार होते हैं। इनका जलीय घोल आदि में विद्युत धारा को अगर हम प्रवाहित करेंगे, उससे क्या होता है, वे विघटित हो जाते हैं और उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यानी अगर किसी भी बर्तन के अंदर कोई एसिड भरा हुआ है और उसके अंदर अगर हमने इलेक्ट्रोड या एनोड, अगर हमने उसके अंदर कैथोड एनोड लगा रखे हैं और हम उसमें उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी सब्सटेंस भरा हुआ है, पदार्थ भरा हुआ है, उसमें क्या होगा, विघटन शुरू हो जाएगा, यानी उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो उसी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल इफेक्ट, यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जीते हैं। जैसे सपोज़ इसी प्रभाव की वजह से हम अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। जो बैटरी हमारे मोबाइल फ़ोन में है, जो बैटरी हमारे घरों में इन्वर्टर में लगी होती है, हम इसी टेक्निक से चार्ज करते हैं। हम करते क्या हैं, इस प्रभाव के द्वारा वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में हम कर सकते हैं। इसका उपयोग अनेक कार्यों जैसे विद्युत लेपन, ठीक है, उसके अलावा धातुओं के निष्कर्षण तथा शोधन आदि में किया जाता है। और अगर इसके आगे बात करें तो वोल्ट मीटर की जो कार्य प्रणाली होती है वो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित होती है, ठीक है। देखिए अगर मान लें कि हमारे पास में जो बैटरी है, हमारे पास अगर कोई बैटरी है, अगर उस बैटरी में अम्ल भरा होता है जिसको बोलते हैं H2SO4, क्या बोलते हैं, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये भरा होता है। जब हम इस बैटरी में, जिसके अंदर केमिकल भरा हुआ है, जब इस बैटरी में हम वैद्युत धारा को प्रोवाइड कराएंगे तो इस बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप जो वैद्युत ऊर्जा थी वो अब रासायनिक ऊर्जा में कैद हो गई है, तब्दील हो गई है, बंद हो गई है। और उसके बाद जब हम इस बैटरी को यूज़ करेंगे तो इसमें जो सुरक्षित रखी हुई रासायनिक ऊर्जा है वो फिर से कन्वर्ट होगी विद्युत ऊर्जा में। इस तरीके से हम इसका उपयोग कर पाएंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी। फिलहाल आप पेपर में यही करके आएंगे जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी मैंने इसमें लिखा हुआ है पेपर में आप लोग यही करके आएंगे। अब बात करते हैं RH फैक्टर क्या होता है। आपको बताना है कि RH फैक्टर होता क्या है। ये ब्लड चैप्टर से लिया गया है। तो RH फैक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए हुआ ये था कि एक बंदर था जो रीसस प्रजाति का बंदर था। दो साइंटिस्ट थे, एक थे लैंडस्टीनर और दूसरे थे AS वीनर। उन दोनों लोगों ने इस मंकी का खून निकाला, इसका ब्लड निकाला। ब्लड निकालने के बाद में इसकी RBC पर कुछ विशेष एंटीजन्स को देखा। इस बंदर की लाल रुधिर कोशिकाओं की झिल्ली पर कुछ विशेष एंटीजन को देखा और उसके बाद में उसी एंटीजन को मनुष्य में देखा गया, तो नाम उसका रखा गया, बंदर के नाम पर RH फैक्टर रख दिया गया। इसका मतलब कि जो रीसस नाम ये लिखा हुआ है इसमें जो RH है इसको ले लिया गया और शॉर्ट में इसको बना दिया गया RH फैक्टर। तो बस केवल ये होता है कि प्रोटीन अगर प्रेजेंट है, अगर वो प्रोटीन, वो केमिकल अगर हमारी RBC की झिल्ली पर उपस्थित है तो हम RH पॉजिटिव होते हैं। अगर वो नहीं उपस्थित है, अगर वो अनुपस्थित है तो हम RH नेगेटिव होते हैं। बस इसमें ये होता है। तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लैंडस्टीनर एवं वीनर ने 1940 में रीसस बंदर के RBC की झिल्लियों पर RH प्रतिजन की खोज की। उसके बाद मनुष्यों में RBC की सतह पर यह प्रतिजन देखा गया, अतः इसे RH कारक कहा गया, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है।
अब यहाँ पे थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा हमने लिखी है, वो ये है कि जिस मनुष्य की आरबीसी पर यह प्रतिजन पाया जाता है उससे आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिस मनुष्य के आरबीसी पर यह नहीं पाया जाता है उससे आरएच नेगेटिव कहते हैं। इसका मतलब कि जो रक्त वर्ग होता है हम उसको इस तरीके से नहीं बोलते हैं कि केवल ए है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो आप ये नहीं बोलेंगे ए है या ओ है या फिर ए बी है, आप बोलेंगे ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है या बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है यही आरएच फैक्टर डिफाइन करता है, और जब तक ये नेगेटिव पॉजिटिव मैच नहीं होता है तब तक हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, भले हमारा ब्लड ग्रुप सेम हो। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन अगर क्या हम डोनेट कर पाएंगे? नहीं, जब तक हमें ये नहीं पता है कि ए नेगेटिव है या फिर ये पॉजिटिव है, क्या है। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ पे और हम बात कर लेते हैं। सपोज़ अगर कोई व्यक्ति ए पॉजिटिव है और एक व्यक्ति ए नेगेटिव है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए नेगेटिव वाले को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं कर सकता है, लेकिन ए नेगेटिव वाला जो होता है वो अपना ब्लड ए पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। ये सब कुछ हमने हमारे उन लेक्चर्स में डिस्कस पूरा किया हुआ है। ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ओ नेगेटिव होता है वो सर्वदाता होता है। ठीक है, वो सर्वदाता होता है, लेकिन ओ पॉजिटिव जो होता है वो सर्वदाता नहीं होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसको डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो रुधिर क्षीणता यानी जो एनीमिया होती है, एक्चुअली एनीमिया होती क्या है, रुधिर क्षीणता क्या होती है, तो आप लोग इसमें बहुत सिंपल तरीके से लिख के आएंगे कि यह रक्त से संबंधित एक व्यापक रोग है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा होने वाला एक व्यापक रोग है जो अक्सर महिलाओं को होता है एज़ कम्पेयर टू पुरुष। जब भी हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में एनीमिया की संभावना ज़्यादा होती है पुरुषों के कंपैरिजन में, और ख़ासकर जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उस अवस्था में एनीमिया की संभावना ज़्यादा होती है महिलाओं में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये रुधिर से संबंधित एक व्यापक रोग है, समस्या है। इसमें लौह युक्त जो श्वसन रंगा होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, यह रंगा आरबीसी में ही पाया जाता है। आपको पता है ना हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। अगर हमारे शरीर में आरबीसी कम हो जाएंगी तो फिर कमी किसकी आएगी? कमी हीमोग्लोबिन की आएगी, और अंततः ये समस्या हो जाएगी। ठीक है, अतः रक्त में इसकी मात्रा आरबीसी की संख्या पर ही निर्भर करती है। रुधिर क्षीणता निम्न कारणों से हो सकती है। तो कुछ कारण हैं, अगर आपसे पूछे कि रुधिर क्षीणता के कारण लिखिए तब भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से कारण हैं? अधिक रुधिर स्राव यानी चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड का लॉस हो चुका है, उस अवस्था में भी हो सकती है। आरबीसी निर्माण की दर घट जाना, हमारे बोन मैरो में अस्थि मज्जा में जो आरबीसी बनती हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं बनती हैं, अगर वो ना बने अच्छी मात्रा में या कम बने तब भी समस्या हो जाएगी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम बनना, ठीक है, यानी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रही क्योंकि आरबीसी सही तरीके से मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। आरबीसी का व्यापक विनाश आदि ये सभी कारण हो सकते हैं किस चीज़ के? एनीमिया के। ठीक है, और इसमें अगर और बात करें तो इसमें रोगी को पीतपर्ण और कमज़ोर रोगी हो जाता है। रोगी को पीतपर्ण यानी उसकी जो स्किन वगैरह है वो वाइट येलो हो सकती है, पीली हो सकती है, और उसे कमजोरी वगैरह भी आ सकती है। सांस लेने में बहुत सी उसको समस्या हो सकती है, या सांस बहुत जल्दी उसकी फूल सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं एनीमिया के। ठीक है, कमजोरी तो इसमें आनी स्वाभाविक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें डिस्कस हम करने वाले हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? मनुष्य में पाए जाने वाले सर्वदाता एवं सर्वग्राही रुधिर समूह का नाम लिखिए। आपको लिखना है कि मनुष्य में पाए जाने वाले यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर का नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं, तो डिस्कस हम लोग करते हैं। देखिए, बहुत ही बेसिक सी बात है। मनुष्य में पाया जाने वाला जो सर्वदाता रक्त समूह होता है वो ओ नेगेटिव होता है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन, कोई भी प्रतिजन नहीं होता है। जैसे प्रतिजन ए बी, ठीक है, या ए, जैसे प्रतिजन ए कॉमा बी या फिर ए बी आदि, ये सब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके आरबीसी की झिल्ली के ऊपर ना तो ए, ना तो बी, ना तो ए बी, ये कोई भी प्रतिजन नहीं होगा, तभी उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, और वो ओ होता है। ठीक है, और
सर्वग्राही रुधिर समूह ए बी होता है, सबको पता है क्या होता है, ए बी होता है, क्योंकि इसमें प्रतिरक्षी नहीं बनते हैं, यानी जो प्रतिरक्षी होते हैं वो नहीं बनते। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है कि प्रतिजन में और प्रतिरक्षी में अंतर क्या होता है, तो आप लोग वीडियोस को ज़रूर देखें जो वीडियोस बने हुए हैं, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो। बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से उसको पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है, ऐसा नहीं बहुत ही स्पीड से आराम से चैप्टर को पढ़ाया गया है। तो आप लोग ज़रूर देखें उन वीडियोज़ को, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लघुत्तरी प्रश्न हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया हेपेटाइटिस रोग के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि जो हेपेटाइटिस होता है वो एक्चुअली क्या होता है और उसके लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आपको आंसर लिखना है वो ये है कि हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग होता है। इसका मतलब वायरस से होने वाली बीमारी होती है, ठीक है, और जिसको हम सामान्य भाषा में पीलिया भी कह सकते हैं। तो पीलिया भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो रंग होता है हमारे त्वचा का, हमारी आँखों का, उसमें हल्का हल्का सा येलो कलर दिखाई देना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको हम पीलिया भी कह सकते हैं। और ख़ासकर अगर ये हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा लिवर होता है, यकृत होता है, वो प्रभावित होता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है तो इसका आंसर क्या होगा, लिवर होगा, यकृत प्रभावित होता है। अब लक्षण की अगर बात करें कि लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो लक्षणों की अगर बात की जाए तो इसमें त्वचा का रंग पीला हो जाना, आँखों में पीलापन महसूस होना, मूत्र भी पीले रंग का होना, बदन दर्द, थकान, भूख ना लगना, बुखार, दस्त, लूज मोशंस आना, पेट में दाईं तरफ ऊपर की ओर हल्का दर्द आदि। अब क्योंकि पेट में दाईं तरफ दर्द क्यों होता है, जैसे अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा स्क्रीन पे, देखिए इस तरीके से ये हमारा स्टमक होता है, ठीक है, ये दाईं तरफ एक ग्लैंड होती है जिसको हम लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर। और हम ये जानते हैं कि जो लीवर होता है वो पीलिया रोग में लीवर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए दाईं तरफ क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। और इस साइड में आपको पेट के नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ये पैनक्रियाज अग्नाशय कहलाता है, और ये आमाशय होता है जिसमें हमारा भोजन जाता है और पाचन होता है, और उसके बाद में छोटी आंत में, बड़ी आंत में वो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो इसमें डिस्कस हम लोग करने वाले हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि जो WBC होते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स या कार्पसेल्स, इनके फंक्शंस आपको बताने हैं कि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, तो सबसे पहले बात तो ये होती है कि उनमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन होती हैं, ठीक है। जैसे RBC अगर है तो RBC में, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जो RBC होती है, RBC केंद्रक विहीन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे WBC के बारे में लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। RBC केंद्रक विहीन होती है, लेकिन जो WBC होती है उसमें केंद्रक होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो WBC कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि WBC में श्वेत रुधिर कणिकाओं में केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे तो ये होती है कि जो इनका जो शरीर है, ठीक है, इनका शरीर में अच्छा इनका काम क्या होता है, जो WBC होते हैं इनका हमारे शरीर पे काम क्या होता है, ये एक्चुअली हमारे शरीर में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसमें इनका प्रमुख योगदान होता है। अगर हमारे बॉडी में WBCs बहुत कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही वीक हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि एक्चुअली कहानी क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण इनका योगदान क्या होता है, शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता को बनाना, बरकरार रखना, ये इनका प्रमुख काम होता है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा हम और डिस्कस करें यहाँ पे, शरीर को जब भी कोई रोगाणु, रोगाणु का मतलब क्या होता है, कोई बैक्टीरिया, ठीक है, या कोई वायरस या कोई परजीवी पैरासाइट, जब भी कोई परजीवी पैरासाइट शरीर को प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं वो संख्या में बढ़ जाती हैं, संख्या में अधिक हो जाती हैं, और इसके कारणवश क्या होता है, शरीर की सुरक्षा हो जाती है। तो जो बैक्टीरिया वायरस आया था, WBC संख्या में अधिक होकर के उनके ऊपर अटैक करती हैं और उनको धीरे धीरे ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। तो हम यह भी ध्यान रखेंगे कि यह प्रतिरक्षा का कार्य करती है, अतः
जिससे शरीर में रोग उत्पन्न ना हो, उसका प्रभाव कम हो जाए। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते रहते हैं, WBC उसको बचाती है ताकि रोग शरीर में उत्पन्न ना हो पाए और शरीर स्वस्थ रहे। श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं शरीर में अशक्त तथा टूटी कोशिकाओं का भक्षण कर लेती है। मतलब ऐसी कोशिकाएं जो डैमेज कोशिकाएं हैं शरीर के अंदर, उनको वो खा जाती है, नष्ट कर देती, ताकि शरीर जो है वो उसकी सफाई, यानी जो हमारे खून है, रुधिर है, उसकी सफाई होती रहे। अगर हमारे रुधिर के अंदर बाकी की वेस्ट कोशिकाएं, जो बेकार की कोशिकाएं हैं, जो आधी मरी हुई हैं, अगर वो पड़ी रहेंगी तो फिर हमारे रुधिर में बहुत ज़्यादा गंदगी, जंक उत्पन्न हो जाएगा। तो उसको हटाने के लिए करती क्या है ये कोशिकाएं, जितनी भी मरी कोशिकाएं हैं या जितनी भी आधी मरी कोशिकाएं हैं, तो ये जो WBC होते हैं ये उनको खाते रहते हैं, उनको नष्ट करते रहते हैं, ताकि शरीर में जो रुधिर है उसमें सफाई हो सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसमें लिखा हुआ है कि चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। उदाहरण देकर आपको समझाना है, आपको बताना है कि चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और एग्जाम्पल देकर के आपको बताना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि चुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कोई अगर आपके पास मैग्नेट है और आप कुछ धातुओं के आसपास उसको ले जाते हैं, तो कुछ धातुएं उस चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वे चुंबकीय पदार्थ होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, स्टील आदि। अगर आप लोहे के पास, निकिल के पास, कोबाल्ट के पास, स्टील के पास चुंबक ले जाएंगे तो होगा क्या, चुंबक जैसे ले जाएंगे तो धातुएं क्या होंगी, चुंबक की तरफ आकर्षित होंगी। तो ऐसे धातुएं, ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और सिंपल सी बात है कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर आप चुंबक के पास प्लास्टिक ले जाएंगे, आप चुंबक के पास में लकड़ी ले जाएंगे, रबड़ ले जाएंगे, तो क्या चुंबक उसको आकर्षित करेगी, नहीं करेगी। तो सिंपल सी बात, इसका आंसर क्या होगा कि प्लास्टिक, लकड़ी और रबड़ क्या है, ये अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ये एक्चुअली न्यूमेरिकल है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं दो तरीके से, यानी जो पैरेलल सीरीज़ है, पैरेलल और सीरीज़ हम दो की बात करेंगे, यानी समांतर और हम श्रेणी क्रम की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समांतर क्रम में। मैंने क्वेश्चन लिया ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता पाऊँ। देखिए, होता यह है कि क्वेश्चन 15 को डिस्कस करते हैं। 3 प्रतिरोध दिए हैं जिनका मान 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है। ठीक है, आपको 3 प्रतिरोध दिए गए जिसका मान क्या है, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है, आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको बताना है, आपको 1/R यहाँ पे बताना है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चंस समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा पढ़िए। ठीक है, फिजिक्स के अंदर अभी ये चैप्टर्स मैंने नहीं बनाए हैं, तो इसको मैं ज़रूर बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा वीडियोस, ताकि आप लोग इसको देख के समझ पाएँ। फिलहाल कोशिश करिए समझने की। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 3 प्रतिरोध हैं। ठीक है, उनका मान क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, 5 ओम है, 10 ओम है, 30 ओम है, आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना है कि परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध होगा, आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं ये एक्चुअली होता क्या है। देखिए, ये पूरा सर्किट है, ये पूरा एक परिपथ है। ठीक है, ये पूरा परिपथ है। इस परिपथ में यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और जो आई मतलब यहाँ पे धारा, ये जो आवेश धारा है, ये धारा यहाँ से प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, और धारा जब परिपथ में पहुँचती है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे समांतर का मतलब क्या है कि ये जो R1 है, R2 है, R3, ये एक दूसरे के ऊपर हैं, मतलब समांतर हैं, एक दूसरे के समान दूरी पर हैं, समान अंतर पर हैं। अगर ऐसे होते, इस तरीके से यहाँ पे है, फिर इस तरीके से ऐसे, फिर इस तरीके से ऐसे, तो ये होते सीरीज़ में। लेकिन यहाँ पे क्या समांतर है। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई परिपथ आपके सामने बना हुआ है तो ये कैसा, ये समांतर क्रम में लगा हुआ है। तो जो चार्ज यहाँ से जो धारा आएगी, यहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे I1, I2, I3 3 भागों में डिवाइड कर जाएगी और आगे की तरफ चली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे धारा का प्रवाह होता है। तो इसका सूत्र क्या है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सूत्र इसका ये है कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे कि समांतर क्रम की बात करें, आपको ओम में वैल्यू दे दे, तो आप 1/R करके यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, 1/R इक्वल टू
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला यूज़ करेंगे आप समांतर के लिए, पैरेलल के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में R1 दिया गया था 5 ओम, R2 दिया गया था 10 ओम और R3 दिया गया था 30 ओम। तो हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर ली, 1/R इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, ये हमने वैल्यू पुट कर ली। अब इसको हमने आगे सॉल्व किया है। हमको, आपको पता होगा बेसिक सी बातें हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। नीचे हमको ये वैल्यू जो है ना, ये हमको इक्वल करनी है, तो हम इसको 30 करेंगे। इसके लिए हम इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका 30 आएगा। और क्योंकि अगर हमको 30 बनाना है सभी, तो हम क्या करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 30 होगा, 30 बन गया यहाँ पर, ठीक है। फिर 10 यहाँ 30 होगा, 30 बन गया, और 30 एकम 30 होगा। फिर जो आपने यहाँ पे देखा कि जो 6 से आपने गुणा किया, फिर आप ऊपर भी 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने 5 में 6 से गुणा किया, हमने ऊपर भी 6 से गुणा कर दिया, 1 इंटू 6 कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 10 में 3 से गुणा किया, तो हमने यहाँ पे 1 इंटू 3 कर दिया, फिर प्लस 1 इंटू 1। तो ये आपने जोड़ा, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 प्लस 3 प्लस 1 बराबर आएगा 10, और नीचे 30 है। इसको आप काटेंगे तो 1/3 आएगा। उसके बाद में 1/R बराबर 1/3 आएगा, और R इंटू 1, तो R आएगा, और 1 एकम 1, तो R इक्वल टू कितना आएगा, 3। तो परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध था, तो परिपथ के अंदर कुल प्रतिरोध था 3 ओम, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया गया था, इसमें आपसे कुल प्रतिरोध पूछा गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार आप लोग सॉल्व खुद अपने आप ट्राई करिएगा, बाकी मैंने इसमें पूरा कोशिश की बताने की, एक एक पॉइंट को समझाने की। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो डिस्कस करते हैं 16 क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है कि 2 प्रतिरोध, और कौन कौन से प्रतिरोध हैं वो, 18 ओम और 6 ओम, जो कि 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। आपको बताना है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या है, और परिपथ में विद्युत धारा कितनी है, आपको धारा भी ज्ञात करनी है। तो जब भी हम बात करेंगे सीरीज़ में, जब भी हम बात करेंगे श्रेणी क्रम में, तो हम सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, इस तरीके से जो डायग्राम है, यह किस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है सीरीज़ का। इसमें देखिए, ये बैटरी लगी हुई है, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो R1 R2 R3, इस तरीके से वो करंट फ्लो हो रहा है। तो ये सीरीज़ में है, इस एक श्रेणी में है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं श्रेणी क्रम। अब इसका जो फार्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें आपको केवल प्लस कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या था, आपको जो दिया गया था कि 18 और जो 6 ओम है, इसको आपको टोटल जो रेजिस्टेंस है परिपथ का, कुल जो प्रतिरोध वो ज्ञात करना है। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, आप R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 का इस्तेमाल करेंगे। R3 तो है नहीं, क्योंकि R2 ही सिर्फ यहाँ पे दिया गया है। तो 18 प्लस 6 यूज़ करेंगे, R इक्वल टू कितना आएगा, 24। तो ये होगा परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आगे बात करें, तो इसमें अगला पूछा था कि जो परिपथ है उसमें विद्युत धारा ज्ञात करो कि कितने उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसके लिए होता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, और हमको I निकालना है। तो I अगर बाहर निकालेंगे तो I इक्वल टू V ऊपर होगा और R नीचे आ जाएगा, तो I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल धारा, क्योंकि I हमको निकालना, I मतलब धारा होता है। तो I इक्वल टू 6/24, हम 6 का मतलब क्या है, V का मतलब क्या है, वोल्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, I हमको निकालना है, तो V की जगह हमने 6 लिखा, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी थी, और टोटल जो प्रतिरोध निकल के आया था R, वो कितना 24 था। तो हमने 6/24 कर दिया है I V अपॉन R करके, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.25 एम्पियर आएगा, जो धारा ज्ञात आप कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में डिफरेंस क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो डीसी होता है, यानी जो डायरेक्ट करंट होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं दिष्ट धारा, और जो एसी होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा, इसमें अंतर क्या है।
तो बहुत ही सिंपल सा अंतर मैंने यहाँ पे बताया हुआ है डायग्राम के द्वारा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो उससे हम कहते हैं दिष्ट धारा। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसी धारा जिसके परिणाम और दिशा, जिसका जो परिमाण होता है और जो दिशा होती है वो समय के साथ बदलती है। ठीक है, तो वो धारा कैसी होगी? वो धारा होगी प्रत्यावर्ती। यानी अगर कोई धारा है जो समय के साथ साथ बदल रही है, ठीक है, समय के साथ साथ उसकी डायरेक्शन बदलती है, तो वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। और जो समय के साथ साथ एक जैसी ही चली जाती है वो होती है दिष्ट धारा। अब यहाँ पे देखिए आप इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा होगा, ये समय है और समय के साथ साथ जो डीसी करंट है वो फ्लो कर रहा है, वो चेंज नहीं कर रहा है। इधर क्या है, ये समय है और समय के साथ साथ आपको दिख रहा होगा जो डीसी करंट, जो एसी करंट है इस तरीके से डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, ये खूबी होती है। अब अगर बात करें इसका उपयोग कहाँ पे हम करते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते रहते हैं कि इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो इनका उपयोग क्या होता है, डीसी का उपयोग, जो दिष्ट धारा होती है उसका उपयोग हम करते हैं ट्रांजिस्टर में, जो रेडियो होते हैं, टॉर्च में करते हैं, जो कैलकुलेटर होते हैं, या फिर हमारे जो घड़ी होती है, तो हम इसमें इनका उपयोग करते हैं। और ख़ासकर इसका उपयोग यानी जो भी टॉर्च में जो सेल्स का उपयोग करते हैं, ये एक तरीके से अगर बात करें तो ये प्राथमिक सेल होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं। यानी इसको एक बार अगर ये केवल एक बार ये डाउन अगर हो गए तो दोबारा चार्ज नहीं हो सकते हैं। लेकिन आगे और हम ये बात करेंगे फ़िलहाल, ठीक है, आगे बात करेंगे हम कि प्राइमरी, अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी यानी प्राथमिक और द्वितीयक सेल क्या होते हैं। उसमें हम अंतर समझेंगे कि डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल कौन कौन से होते हैं और सीसा संचायक बैटरी क्या होती है। तो पूरा हम उसको विस्तार से समझेंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें जो एसी होती है, एसी का उपयोग जो होता है वो हम बहुत ही व्यापक स्तर पर हमारे घरों में करते हैं, ऑफिस में करते हैं। यानी पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो एसी का उपयोग बहुत ही व्यापक स्तर पर हम करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, क्योंकि हमारे घरों में एसी लगा होता है, पंखा लगा होता है, टीवी लगा होता है, फ्रिज होता है। तो ये सब उपकरण चलते हैं एसी से, ये सब चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा से। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, और इसमें लिखा हुआ है कि जो समजातता है यानी जो होमोलॉजी है तथा जो समरूपता है, जो एनालॉजी है, इसमें अंतर क्या, आपको इसमें अंतर स्पष्ट करना है, बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये समरूप और ये समजात होता क्या। देखिए ये समजातता मतलब क्या है, समजातता यानी होमोलॉजी, और समरूपता मतलब एनालॉजी। इसका सबसे पहला जो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऐसे अंग होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो मूल संरचना एवं उद्भव में समान होते हैं। मतलब जब वो बन रहे थे, जब वो भ्रूणी अवस्था में बन रहे थे पेट के अंदर, ठीक है, तो वो उद्गम में यानी ओरिजिन में एकदम बिल्कुल समान थे, लेकिन अलग अलग कार्य के लिए अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनका जो यूज़ है वो अलग अलग होता है, यानी अलग अलग जंतुओं में उनका इस्तेमाल अलग अलग होता है, इसीलिए वो हमको एक जैसे दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो हमको असमान दिखाई देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अब यहाँ पे देखिए इनका जो भ्रूणीय विकास होता है वो भ्रूण के समान भागों से होता है। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं, और इस पूरे के पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं समजातता। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं ज़रा हम। देखिए होता क्या है, जो कशेरुकी है, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जैसे मनुष्य है, ह्यूमन है, ठीक है, जैसे बर्ड है, पक्षी है, जैसे लॉयन है, शेर है, ये सब कौन है, ये सब कशेरुकी जीव जंतु हैं। अब इसमें क्या है कि देखिए ह्यूमन्स के जो आगे के हाथ होते हैं, वो हमारे जो आगे के हाथ हैं वो क्या करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं उन हाथों से, हम लोग उन हाथों से चलते नहीं हैं। लेकिन जो लॉयन है, जो बंदर है, वो उन अपने अगले हाथों से चलता है। तो दोनों की ओरिजिन सेम थी, उत्पत्ति सेम थी, लेकिन उनका जो काम है, कार्य है, वो अलग अलग है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये समजातता होते हैं। ओरिजिन तो सेम थी लेकिन कार्य अलग अलग हो रहे हैं, और हमको ऐसा लगता है कि ये अलग अलग है, पर उनकी उत्पत्ति सेम होती है। ठीक है, पक्षी के जो अगले पंख होते हैं वो हमारे हाथ की तरह होते हैं, लेकिन वो कार्य अलग अलग करते हैं। वो उड़ने के लिए काम करते हैं, हमारे हाथ खाने के लिए, और किसी शेर या बंदर के जो हाथ होते हैं वो चलने के लिए काम करते हैं। तो बस आपको इतना समझना था। तो अब इसमें ज़रा बात करते हैं अगला वाला जो समरूपता है। इसमें क्या है कि जो अंग समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं, मतलब
कार्य समान हो रहा है, इस वजह से वो समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो उनकी मूल आधार था, जो उनकी जो भ्रूणी उत्पत्ति थी, उनकी उत्पत्ति समान नहीं होती है, वो समान कार्य करने की वजह से समान दिखाई देते हैं। जैसे सपोज अब यहाँ पे देखिए, लेकिन जो मूल संरचना उनकी होती है वो भ्रूणी परिवर्तन में भिन्नता प्रदर्शित करती है। यानी भ्रूणी परिवर्तन में, यानी अगर बात करें कि जो भ्रूण की अवस्था में वो थे तो वो अलग अलग जगह से ओरिजिनेट हो रहे थे, ऐसा नहीं सेम जगह से ओरिजिनेट नहीं हो रहे थे, अलग अलग तरीके से वो उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है, लेकिन कार्य करने के हिसाब से हमें लगता है कि सेम तरीके से कार्य हो रहा है। अब इसका जो एग्जाम्पल है ज़रा उसको समझते हैं। देखिए, जो मधुमक्खी है और जो बिच्छू है, दोनों में डंक होता है और दोनों का काम क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। क्या होता है, डंक मारना। अगर आप बिच्छू को पकड़ेंगे तो बिच्छू डंक मार देगा, मधुमक्खी को पकड़ेंगे डंक मार देगी, तो दोनों डंक मारते हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों में जो डंक है उसकी जो उत्पत्ति वो समान हुई होगी, नहीं, समान नहीं हुई है, उत्पत्ति दोनों में अलग अलग हुई है, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं वो समान है, तो हमको लगता है कि ये समान है। बस इसमें यही डिफरेंस है। तो आप लोग इसको एक बार फिर से दोबारा इसको पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक डिस्कस हमें करना था। हम लोगों ने डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो पहला मॉडल पेपर डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में आप लोग कमेंट अगर करेंगे, बताएंगे, तो फिर बाकी कुछ और मॉडल पेपर्स में लेकर के आऊँगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।